हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। और आज हम एनसीईआरटी के साइंस क्रम में पढ़ने वाले हैं बल, गति और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। टॉपिक है आपका बल, गति और गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और इस पहले प्रश्न में आपको विचार करना है। दो आपके लिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन दो कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। जैसे पहला कथन है, गति के दौरान विस्थापन का परिमाण एवं दूरी कभी शून्य नहीं हो सकते। इसके बाद दूसरा कथन है कि गति के दौरान दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। तो ध्यान रखना, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर लिखा है गति के दौरान विस्थापन का परिमाण एवं दूरी कभी शून्य नहीं हो सकते। तो ये कथन क्या है? असत्य है। गति के दौरान दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है, तो विस्थापन से अधिक नहीं हो सकती है। तो हम सीधा का सीधा इसको भी क्रॉस करेंगे और यहाँ पर सही आंसर लगा देंगे। कौन सा? डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हम इसको पढ़ेंगे कि ये वास्तविकता में हमने आपको बताया क्या है। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। लिखा हुआ है गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था कि शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले कथन में। दूसरा लिखा है यहाँ, एवं गति के दौरान दूरी व विस्थापन का परिमाण दोनों बराबर भी हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं? बराबर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर लिखा था या बराबर होते हैं, और यहाँ पर लिखा था कि अधिक होते हैं। तो इस वजह से दूसरा भी हमारा क्या हो गया था? क्रॉस हो गया था, और यहाँ पर हमारा डी नंबर आंसर सही हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि चाल का मात्रक है कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धतियां बताना है। चाल का मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चाल का मात्रक होता है एसआई पद्धति में, वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है चाल का। ठीक है, ध्यान रखना, आपने ये मैथ वगैरह में पढ़े होंगे। जब भी हमें चाल दी जाती थी, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाएगी या फिर मीटर प्रति सेकंड में दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला है, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन, हाँ ये चौथा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं। चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि कहलाती है। प्रश्न आप पढ़ लीजिए, विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं। चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, चाल के साथ दिशा को व्यक्त करने वाली राशि जो है वो वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यदि आप क्वेश्चन भूल रहे हैं बार बार, तो यहाँ से आप जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करने वाली राशि वेग कहलाती है, ये उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, कि एक गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या मापता है? चाल मापता है, वेग मापता है, दूरी मापता है, या फिर संवेग का मापन करता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो गाड़ी में हमें स्पीड बताता है, वो वास्तविकता में मापता क्या है? चाल को मापता है कि दूरी को मापता है कि वेग को या संवेग को? तो अब कई लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि स्पीडोमीटर में कई बार दूरी भी दिखाई देती है कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है। तो देखिए वास्तविकता में जो स्पीडोमीटर होता है तो वो मापता है क्या? एक गाड़ी की चाल मापता है। क्या मापता है स्पीडोमीटर? गाड़ी की चाल। स्पीड से ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है यहां पर हम पढ़ लेंगे, गाड़ी का स्पीडोमीटर इकाई समय में चली गई दूरी अथवा चाल को मापता है। यदि यह चाल के साथ उसकी दिशा भी मापता तो हम कहते हैं कि
वह गाड़ी का वेग मापता है, लेकिन वास्तविकता मापता क्या है, गाड़ी की चाल को मापता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास कि चाल व वेग में अंतर क्या है। चाल व वेग में क्या अंतर है, छठवां प्रश्न है और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर ले रहा हूँ। तो छठवें क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है कि चाल व वेग में अंतर क्या है। समय का अंतर है या दिशा का अंतर है या दूरी का अंतर है या त्वरण का अंतर है। तो चाल व वेग में जो अंतर है वो होता है, हम आपको आंसर बता देते हैं, दिशा का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, दिशा का अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी वेग है, जो हमारा वेग होता है, जो वेग होता है वो होता है आपका सदिश राशि। जो वेग है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि। और सदिश सदिश का तो दिशाओं से ही पता चलता है। तो वेग जो है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जब भी वेग लगेगा तो दिशा का होना आवश्यक है। इसके बाद जो चाल है वो एक अदिश राशि है। चाल है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। भाई हम किसी भी दिशा में हम गमन कर सकते हैं, मतलब हमें चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि चाल कैसी है, एक अदिश राशि है। तो इसमें केवल किसका अंतर ठहरा, केवल दिशा का अंतर है। तो यहाँ पर हम पढ़ भी लेंगे इसको कि चाल व वेग में दिशा का अंतर है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग जो है वो सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी अगर वेग में हम परिवर्तन को करें तो हम उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको त्वरण कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको त्वरण का सूत्र भी लिखा मिल जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण बराबर होता क्या है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये वही लोग कर पाएंगे जो पहले से थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, हम एमसीक्यूज करा रहे हैं, हम आपको पूरा बेसिक अभी यहाँ पर नहीं बता सकते। चलिए इसके बाद है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु का, स्वतंत्र रूप से अगर हम ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है और वो स्वतंत्र है, मतलब उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु का त्वरण एक समान रहेगा। भूमि के नज़दीक अधिक हो जाएगा, भूमि के नज़दीक कम हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही होती है उसका त्वरण हमेशा एक समान होता है। उसका त्वरण क्या होता है, एक समान होता है। यानी उसमें कोई भी, चाहे वो भूमि के नज़दीक हो, चाहे वो भूमि से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, उसका जो है वो त्वरण कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु एक समान त्वरित गति से नीचे आती है, अर्थात गति के दौरान उसका त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप लोग बेटा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित, बढ़िया वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो इसको नकारेंगे नहीं, इसको हम ऐसे करते हैं कि आप दोनों साइड से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब उसका त्वरण होता है। तब उसका त्वरण क्या होगा, इसके लिए भी हम इसको थोड़ा सा आपको पूरा प्रश्न दिखे कर लेते हैं एडजस्ट। तो यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब उसका त्वरण क्या होगा, समान रहता है, असमान रहता है, ए बी दोनों, और ए व बी में से कुछ भी नहीं। बताइए भैया जरा। तो ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, कि समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा बी नंबर, यानी असमान रहता है। जो उसका त्वरण रहेगा वो कैसा रहेगा, असमान रहेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों असमान रहेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा
इसके विवरण पर पहुंचते हैं। तो यहाँ देख लेंगे, यदि कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान होगी। ठीक है, असमान उसकी दर चल रही है तो असमान ही हमारा त्वरण होने वाला है। ठीक है, इसके बाद है दिए गए ग्राफ में, अब इसको छोड़ देंगे हम भैया। ठीक है, चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं, कोई बढ़िया से क्वेश्चनों को देखते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों से तो वैसे भी सभी लोग भागते हैं और यहाँ पर समझाना इतना आसान नहीं है। इसको पढ़ लेते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे कहते हैं। 16वां प्रश्न है और 16वें प्रश्न का आपको आंसर देना है, तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं कि उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। यानी बी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और ये सब पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा सा इनको भैया। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गति का नियम दिया था, बता दो फटाफट गति का नियम किसने दिया था। सभी को मालूम है, पास्कल ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने या हर्शेल ने। तो किसने दिया था गति का नियम, तो गति का नियम दिए थे किसने, न्यूटन जी ने। ठीक है, अब देख लीजिए जरा कब दिए थे। तो आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था, 1687 में। ठीक है, 1687। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके पास 18वां, और 18वें में तो इसको छोड़ ही दे रहे हैं हम, 18वें को इसको पढ़ लेते हैं। स्वचालित वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। स्वचालित वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, यह आपको बताना है। स्वचालित यानी कि जो स्वयं चलते हैं, ऐसे वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को हम किस में मापते हैं। क्या स्पीडोमीटर में मापते हैं, या गैल्वेनोमीटर में मापते हैं, या एम मीटर में मापते हैं, या फिर ऑडोमीटर में मापते हैं। तो ध्यान रखना, जो स्वचालित वाहन होते हैं उनकी स्पीड को हम ऑडोमीटर में मापते हैं, यानी डी नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ऑडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड मापने के लिए, एम मीटर विद्युत तथा गैल्वेनोमीटर विद्युत मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर आपने बेसिक थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, ये ऑडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, एम मीटर क्या है, ऐसे यदि आपने बेसिक में नाम पढ़े हैं तो देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने ये भी नहीं पढ़े हैं कि ये वास्तविकता में हैं क्या, तो आपको भैया पुनः पढ़ने की ज़रूरत है। पुनः आप कक्षा 6वीं से स्टार्ट करिए पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी मंगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 6वीं से लेकर के 12वीं तक की पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जा करके ये सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो बताइए कौन सा सही है। यह शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन के बारे में बात हो रही है, क्या विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, यह शून्य हो सकता है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बाद क्या है, बराबर कभी नहीं हो सकता, बराबर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो आंसर हम आपको बता रहे हैं वो आंसर हो जाएगा कि विस्थापन, ध्यान रखना, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। जैसे गति है, गति शून्य नहीं हो सकती, दूरी जो है, दूरी शून्य नहीं हो सकती है। अगर किसी ना किसी ने कोई दूरी चली है तो वो शून्य तो होगी नहीं, लेकिन विस्थापन जो है वो क्या हो सकता है बेटा, शून्य हो सकता है। तो यह शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने एक आपसे बात बताई थी कि दूरी जो है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है, तो चलिए हम उसको भी अभी प्रमाणित कर देते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मतलब एक वस्तु यहाँ पर रखी है, एक वस्तु यहाँ पर रखी है, अगर ये जो वस्तु है इस वस्तु को हम यहाँ से और लेकर के कहाँ गए, यहाँ गए, तो ये जो दूरी है, ये जो बीच की यहाँ पर दूरी दिख रही है, इसी को हम, जो न्यूनतम दूरी होती है, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ये न्यूनतम कैसे होगी, तो कई बार क्या होता है भैया कि हम इधर वस्तु रखी है, इधर वस्तु रखी है, इधर से कहीं से रास्ता नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसे घुमा घुमा के लाए हैं, ऐसे आ रही है बात समझ में। तो जब ऐसे हम घुमा घुमा के लाए हैं तो हम ये पूरी दूरी नहीं मापेंगे, हम ये दूरी मापेंगे, तो ये न्यूनतम दूरी होती है इसकी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जब एक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था से शुरू करके पुनः उसी अवस्था पर आ जाती है तो विस्थापन शून्य होता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होती है। विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता। दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर हो सकता है, मतलब दूरी और विस्थापन क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी जो विस्थापन है वो दूरी से अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन जो है वो दूरी से अधिक नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और दूरी कभी शून्य नहीं होती, दूरी कभी क्या नहीं होती है, शून्य नहीं होती, लेकिन विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। अब कैसे, मुझे थोड़ा सा खाली स्थान दिख जाए मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर चलो, मान लीजिए हमारे पास ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और हमको यहाँ इस डिब्बे में इसको ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि रास्ता नहीं है सीधा, ये वाला रास्ता यहाँ पर नहीं है, ठीक है, हम ले गए इसको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये वस्तु यहाँ तक आई, ये हो गई बेटा उसकी दूरी, ये जो है वो क्या है, दूरी है, और ये जो है ये उसकी न्यूनतम दूरी है। अब न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन जो है वो दूरी से कम हो सकता है। विस्थापन जो है, देखिए ये जो विस्थापन है ना, ये किससे, दूरी से कम हो सकता है। अच्छा, इस वस्तु को हम दोबारा ला करके इसी जगह पर रख दें तो दूरी तो देखिए बढ़ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ आए, तो दूरी तो भाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विस्थापन हमें दूरी तो क्या हो गई, अब देखिए दूरी यहाँ से यहाँ पर आए, हमारी क्या हो गई, शून्य हो गई, लेकिन विस्थापन शून्य नहीं हुआ क्योंकि हम पहले इसको यहाँ तक ले गए फिर यहाँ तक ले आए, तो विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है विस्थापन, बल, त्वरण या ऊर्जा। फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका आंसर देंगे। तो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर जो होती है उसे बेटा हम त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। असमान गति में वेग समय के साथ, असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत आनंददायक क्वेश्चन अब आपको मिलने वाला है, आपके कल पुर्जे हिलने वाले हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं पहले भैया। क्वेश्चन नंबर 22, साइकिल का पैदल चलना बंद करने पर उसकी गति धीमी पड़ने लगती है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में काम करने लगता है। घर्षण बल गति की विचलित दिशा में, यानी विपरीत दिशा में, यहाँ पर विपरीत है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में काम करने लगता है। घर्षण बल कार्य करना बंद कर देता है या फिर घर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साइकिल अपने आप चलकर रुक जाती है। 22 का क्वेश्चन है, बड़ा आनंददायक क्वेश्चन है। तो बताइए भैया जरा, तो ध्यान रखना, साइकिल का पैदल चलाना बंद करने पर उसकी गति धीमी पड़ने लगती है। उसकी गति धीमी, पैदल नहीं, पैडल है यहाँ पर, ठीक है, पैडल चलाना, ठीक है, साइकिल का पैडल चलाना, जो पैडल होता है ना उसमें, तो यहाँ पर पैदल पढ़ रहे हैं, पैदल नहीं लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है, पैडल है। तो साइकिल का पैडल चलाना बंद करने पर उसकी गति धीमी पड़ने लगती है क्योंकि घर्षण बल की गति
विपरीत दिशा में काम करने लगती है। ठीक है, तो भाई घर्षण बल जो होगा वो विपरीत दिशा में होगा, तो साइकिल निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, चलिए आगे इसको पढ़ लेते हैं। साइकिल का पैडल चलाना बंद करने पर उसकी गति धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि घर्षण बल टायर व जमीन के मध्य जो बल लगता है गति की विपरीत दिशा में काम करने लगता है। ठीक है, चलिए तो इसको और बता दीजिए भैया। जो यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ दिख रही हैं, इन भौतिक राशियों का इकाई क्या होती है, त्वरण की इकाई क्या होगी, ये सभी बताना है। तो मैं फटाफट इसको अब बता देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो त्वरण की होती है बेटा मीटर प्रति सेकंड, त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बल की जो होती है वो तो न्यूटन होती है, बल की क्या होती है, न्यूटन होती है। और कार्य की होती है क्या, जूल, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। और आवेग की इकाई क्या होती है, न्यूटन पर सेकंड होती है। ठीक है, न्यूटन पर सेकंड होती है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। एक और यहाँ पर बढ़िया सा क्वेश्चन अभी छुपा हुआ है, हाँ ये है। देखिए गति चाल की मात्रक या इकाई, तो आपको गति या चाल की मात्रक या इकाई बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखना, हमेशा चाहे वो गति होती है वो मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। इससे पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति समान होती है कि असमान होती है, कि त्वरण समान होता है, क्या समान होता है। यानी स्वतंत्र रूप से जो वस्तुएं गिरती हैं उनका क्या समान होता है, गति समान होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो ध्यान रखना, जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तुएं गिर रही हैं तो बेटा उनका जो है समान त्वरण होगा। क्या होगा, त्वरण समान होगा, गति समान नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने दो वस्तुएं यहाँ से छोड़ी, छत पे जाकर के दो वस्तुएं छोड़ी, और एक जो है, एक को हमने ले लिया, मान लीजिए जैसे एक कम वजन वाली ले ली और एक हमने अधिक वजन वाली ले ली। तो जो बेटा अधिक वजन वाली वस्तु होगी वो बहुत स्पीड से नीचे आएगी, और जो कम होगी वो जो अधिक वजन वाली वस्तु है उससे कम आएगी, मतलब उससे देर में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गति तो समान नहीं हो सकती, वेग भी समान नहीं हो सकता, लेकिन समान त्वरण जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान त्वरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए बढ़िया वाला प्रश्न है आपके लिए। गाड़ी में यात्रा के दौरान सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि ब्रेक ना लगाई जाए। गति का कौन सा नियम इसकी व्याख्या करता है। तो बताइए भैया, ये आपने बहुत पढ़े होंगे बैठने वाले, कि हम बस में बैठे हुए हैं, अचानक ब्रेक लगाया जाता है। तो बताइए किस नियम का प्रतिपादन करते हैं। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से आपको दिया है कि जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह घटना किस कारण होती है, जड़त्व के नियम पर, जड़त्व आघूर्ण के नियम पर, या त्वरण का नियम है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। ये भी न्यूटन के पहले नियम पर ही काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह घटना गति के प्रथम नियम अर्थात जड़त्व के नियम द्वारा घटित होती है।
ठीक है। अच्छा, हम तो जड़त्व का नियम पता है, जड़त्व का नियम सीखे हैं जकड़ने से। किससे सीखे हैं? जकड़ने से। मतलब पहले तो हम सीधे चल रहे थे, अगर वो वस्तु कहीं पर टेढ़ी मेढ़ी होती है, रुकती है, तो हम जो जकड़े हुए थे हमें भी क्या हो जाता है, हम भी इधर उधर मुड़ने लगते हैं। तो वही हम जड़त्व का नियम जानते हैं। और यही देख लेते हैं कि गाड़ी में जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था कि जब ब्रेक लगता है तो हमारी अवस्था जो है वो बदल जाती है। पहले तो हम विराम अवस्था में बैठे रहते हैं, फिर ब्रेक लगाने पर क्या हो जाता है कि हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यही है गति का प्रथम नियम। मतलब पहले तो हम सीट को जकड़े थे, जैसे ही ब्रेक लगा वैसे ही हमारा जकड़ना छूट गया। और ऐसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन देखा है। इसके बाद है देखो कि निम्नलिखित पर ध्यान दें। रेलगाड़ी लिखा है, बस लिखा है, ऑटो रिक्शा है और चौथा विकल्प क्या है? साइकिल है। ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी है, बस है, ऑटो रिक्शा है और साइकिल है, इसमें सबसे अधिक जड़त्व किसका होता है? बताना है भैया, सबसे अधिक जड़त्व इसमें किसका होता है? क्या रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होगा, बस का जड़त्व ज़्यादा होगा, ऑटो रिक्शा का जड़त्व ज़्यादा होगा या साइकिल का ज़्यादा होगा? तो सीधी बात है बेटा, जो जितनी स्पीड से चलेगी या जो वस्तु जितनी भारी होगी उतना ही उसका जड़त्व होगा। ठीक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी देखो सबसे ज़्यादा भारी होती है। ठीक है। या तो हम भारी से देख लेते हैं या फिर हम स्पीड से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रेलगाड़ी सबसे क्या है? वजन वाली है, भारी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेलगाड़ी का जड़त्व सर्वाधिक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि चूंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात जो वस्तु जितनी भारी होगी उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। उपरोक्त विकल्पों में रेलगाड़ी सर्वाधिक भारी है, अतः उसका जड़त्व सर्वाधिक होगा। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जब ये लोग ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो कैसे इनके टायरों में से आग निकलने लगती है, सीधी पहियों में से। ठीक है। तो चूंकि क्या है, जड़त्व इनका अधिक होता है। किसी भी वस्तु का उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। 31 नंबर का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, खाली स्थान में आप क्या भरेंगे? तो यहाँ पर भरेगा अपना जड़त्व। ठीक है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है। चलिए ऐसे आप ले सकते हो तो ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बाकी यदि आपको ये प्रश्नों का संग्रह चाहिए है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे एक नया वर्जन आया है व्हाट्सएप पे ही। तो उस पर क्या हो रहा है कि हमारा एक चैनल बन चुका है और उस पर आप हमारा नंबर सेव करोगे तो हो सकता है हमारा चैनल भी आ जाए, नहीं तो हमसे आप लिंक भी ले सकते हो उस चैनल की। मात्र आपको 50 रुपये शुल्क देना है और जितना हम पढ़ाते हैं सभी PDF आपको उस पर मिलती रहेंगी। उसकी जो कॉस्ट है ओनली 50 रुपये है और एक ही बार आपको पे करनी है, बाकी आपको PDF हैं लगातार उसमें मिलती रहेंगी। 70, 67, 60, 62, 61। ठीक है। इसमें आपको दो प्रकार की PDF का फ़ायदा होगा। एक आपको हिंदी विषय की PDF मिलेगी और दूसरी आपको साइंस विषय की PDF में मिलेगी। ठीक है। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। ठीक है। चलिए इसमें नोट करें, संवेग नामक राशि को प्रस्तुत किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा, आर्किमिडीज ने या न्यूटन ने या किसी ने नहीं। तो संवेग नामक जो राशि थी वो किसने प्रस्तुत की थी? तो वो की थी बेटा न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है। गति के नियम तो हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। तो चलिए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 32 का C हो जाएगा। ठीक है। और अब हमें बता दीजिए भैया कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो संवेग का जो SI मात्रक होता है मैं आपको बता देता हूँ। संवेग का जो SI मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम में या फिर मीटर पर सेकंड में। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग चलेंगे द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल और साथ ही साथ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ
सड़क किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, लेकिन कम गति से चलते हुए ट्रक की टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसे क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करेंगे कल। तो आज के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।